PCOS इज़ अ थ्रेट ऑफ वुमेनहुड। तो एक्चुअली ये हर एज ग्रुप में, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडोलेसेंट एज ग्रुप, चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप, एज वेल एज इन द मेनोपॉजल एज ग्रुप, इन ऑल एज ग्रुप द PCOS इज इन अ राइजिंग ट्रेंड। ये जो गर्भ होता है, वूम हम जिसको बोलते हैं, एक फर्टाइल सॉइल है. इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ द नेचर which is not only the womb but the woman and the family around, then we will not be able to give the world a better baby, right? Yes. तो जो हमारा प्रॉपर स्लीप है जब तक, और वो प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर टाइम का भी इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो ये यदि हम प्रॉपरली लेते हैं तो सारे जो हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे करके रेगुलराइज होने लगते हैं। और इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगी कि बहुत बड़ा हमारा जो हार्टफुलनेस प्रैक्टिस है उसका रोल है। अपने आप को पहले आप वो करो, फिर दूसरे को चेंज करो, जैसे कहते हैं ना। तो वो है कि डिसिप्लिन आपको अंदर से आना चाहिए। आप किसी के बोलने या किसी के कहने से, या किसी को आपके, जैसे आप बचपन में टीचर्स के कहने से करते थे या बड़े होकर के भी आप किसी और के कहने से करते हैं, वो पे उतना इम्पैक्ट नहीं डालता। अर्लीस्ट डायग्नोसिस एंड द प्रिवेंशन is more important in PCOS rather than giving the treatment, because treatment part तो बहुत सारा है, तो वो बाद में आता है, but first and foremost treatment for the PCOS in all age group is the lifestyle modification. A very good afternoon, good morning and namaste to everyone who is attending this show. हमने पिछले बार डॉक्टर राजश्री से बहुत सारी चर्चा की और हम वापस लेके आए हैं. थैंक यू डॉक्टर राजश्री फॉर कमिंग अगेन, एंड इट इज़ सो नाइस टू हैव यू फॉर दिस प्रोग्राम विच इज़ वेरी स्पेशली डेडिकेटेड. हमारे महिलाओं के लिए ये बहुत डेडिकेटेड प्रोग्राम है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, PCOS, जो बहुत इसका परसेंटेज आजकल बढ़ते जा रहा है महिलाओं में, और जो स्पेशली यंगस्टर्स है, एडोलेसेंट्स है, और जो थोड़े से वो 18 to 25 की एज ग्रुप में आते हैं. स्पेशली आई एम सीइंग द यंगस्टर्स हु आर वर्किंग विथ मी इन माई क्लिनिक, they suffer from a lot of these issues, and the mental strain, the emotional strain. When it comes pre-marriage, there is extra strain. So that's the reason here we are to discuss on this topic of PCOS, and we have an expert gynecologist from Kota, Dr. Rajshri Guhadkar, with us, who is going to enlighten us on this topic. So Dr. Rajshri, first question, what is PCOS? ऐसे loosely term बोल देते कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला है PCOS हो गया है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस PCOS एंड हाउ डज इट अफेक्ट अ वुमन और अ गर्ल इन हर लाइफ? नमस्कार. सर्वप्रथम मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी आपका कि आपने वापस एक बहुत अच्छा विषय चुना है, क्योंकि जैसा आपने बोला दिन प्रतिदिन PCOS का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है. तो पहले आप सुनते होंगे कि इसे हम PCOD कहते थे, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बट द नॉमेनक्लेचर इज नाउ चेंज्ड एंड इट इज PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सिंड्रोम मीन्स जिसमें एटलीस्ट 2-3 चीज़ें हों, एंड दैट इज़ वाई इट इज सिंड्रोम. So polycystic ovarian syndrome, if we see the definition of polycystic ovarian syndrome, it consisting of one most important thing is menstrual irregularity, and that is because of anovulation. Secondly, PCOS pattern on ultrasound, that is most important. And third one is androgen axis, which are related to few of the symptoms like hirsutism. जिससे हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जो कि मेल पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन है. सो ये 3 चीज़ें जब किसी भी गर्ल में, किसी भी लेडी में है, तो हम उसे PCOS कहते हैं. इट्स नॉट ओनली कि सोनोग्राफी में गए बिकॉज फॉर द इरेगुलर मेंसेस और डिलेड मेंसेस और उन्होंने देख करके बोल दिया कि इट इज़ PCOS. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ constitution of all these 3 symptoms, at least 3 symptoms, then we label that case as a polycystic ovarian syndrome. So when you say that, ये बहुत अच्छी बात की आपने कि ये
triad of symptoms जो आपने कहा should exist, and it should not be just said off the Yes. table, on the table, that you have got a PCOS. It all depends on the sonography जो आप करते हो, उसके ऊपर ये diagnosis होता है, ना कि तुम्हारे बाल थोड़े से दिख गए और आपने कहा कि ये PCOS है. It is not like that. That Yes. is very, very good. So why is there, do you feel, a rise in this PCOS now? Is there any particular reason what you're looking at? Definitely, definitely. If we see the incidence of PCOS, overall incidence is around 6 to 13%. And in adolescent age group, in young age group, it is more than that. It is around 30 to 40%. Wow. Yes. So incidence definitely is a 30 to rising 40. trend. Yes. Overall यदि हम ये देखें कि क्यों ये इंसिडेंस इतना बढ़ता जा रहा है, तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है जो आजकल की लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली में बदलाव आया है पहले और आज में. उसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, और जो जेनेटिक्स है वो भी एक रोल प्ले करता है PCOS में. और साथ ही साथ जो ओवरऑल यदि हम लाइफस्टाइल देखें तो उसमें जो डाइट है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है PCOS के इंसिडेंस का बढ़ने का. तो दिन प्रतिदिन PCOS का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है. डेफिनेटली इन एडोलेसेंट एज ग्रुप एंड चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में ये ज़्यादा है. पर जैसे कहते हैं ना कि PCOS इज़ अ थ्रेट ऑफ वुमेनहुड. तो एक्चुअली ये हर एज ग्रुप में, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडोलेसेंट एज ग्रुप, चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, एज वेल एज इन द मेनोपॉजल एज ग्रुप, इन ऑल एज ग्रुप द PCOS इज इन अ राइजिंग ट्रेंड. और PCOS से जो सफ़र्ड गर्ल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है एक्यूट एंड क्रॉनिक, नॉट ओनली दीज थिंग्स लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या जो मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, या हम देखें कि और भी जो चीज़ें हैं जैसे ओबेसिटी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन PCOS. इसके साथ ही साथ बहुत सारी और मेडिकल डिजीज़ेज हैं जो कि PCOS से रिलेटेड हैं. PCOS वाले जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी महिलाएं हैं, उनमें आगे की लाइफ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, उसके साथ साथ इन पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप the endometrial hyperplasia as well as the endometrial cancer are more common in PCOS patients. It is like a cascading effect. Yes. एक के बाद एक के बाद एक के Yes. बाद And in every age group. it starts. So what is the origin of this PCOS? When does it start, do you feel? As I said, there is a genetic role also. That's why I Yes, wanted yes. you to say this. And nowadays it is epigenetics also, which Epigenetic. plays a very So big as role. a pre and perinatal educator, we have been taught that a woman goes through 5 initiations in life. And पहले ये initiation जो होते थे उनको काफ़ी हद तक पाला जाता था, माना जाता था. आजकल के ज़माने में because we disbelieve that we need to respect our own body and we need to give some time and say, my dear body, I love you, I like you, I'm here because of you. ये हम करते ही नहीं हैं. जैसे पहले इनिशिएशन होता है वुमेन के लिए birth, she comes to birth, that is the first initiation as we are told. The second initiation is menstruation. Yes. Then the Menarche. third initiation is when she gets married. Yes. The fourth initiation is of course when she consummates her marriage and Conceive. goes into womanhood as a mother. So that is one more step. Then the next step is menopause, and of course the last step is going forth, not being here in this mortal world. So these are the different initiations which a woman goes through, and at least up to the menopausal age, every stage, if you look at the Indian culture, was very well respected. एक विधि थी हर चीज़ के. Around that there used to be some rituals which were put forth. Nowadays we are missing those Yes. rituals. There was a scientific basis, or there is a scientific basis for each ritual. Definitely. Do you feel that, and also we have been told in pre and perinatal, as you rightly mentioned about epigenetic, your grandmother's state of mind, what she is, can affect the generations up to the 4th generation. So that is what a woman is capable of passing her genes. And that's where we have to be as women, my dear friends, very, very mindful of the type of life we lead, because that passes on through generations. ये चौथे generation तक आपकी जो thought process है, आपका जो stress आप
अंदर रखते हो, आपका जो इमोशनल पैटर्न है पास होते रहता है. So it is very essential. And the third thing which we have been taught in pre and perinatal psychology is everything, the root cause of everything in the world is the womb. So there was a Yes. paper which has come out, and it was a longitudinal study which shows that diabetes completely comes, and obesity both comes from the womb. Womb, It yes. depends on the woman's thought process, it depends on the woman's diet, and how she is treated during pregnancy. Yes, the So that's emotional well-being is also very, very very important. So the root cause is not because it does not lie in the girl. Yes. It comes from everywhere around her and what she is exposed to, Yes. right? And nowadays, few studies they say even gut dysbiosis. Yes. That is also Yes. very much So हर एक important. का लिंक जो है वो womb से जुड़ा जा रहा है, and it is बिल्कुल. important कि हम जो बोलते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि वी वांट टू बी इक्वल टू मैन, वी आर मच सुपीरियर टू मैन इमोशनली. Even physically, if you look at the strength a woman can display when she is pulled on into a circumstance, we are much superior. So I feel we should respect our own bodies, and we should take care of the gift which nature has given us, which nowadays we are not really Missing. looking out. So ये जो ज़िंदगी है, जैसे मैं बॉम्बे जैसे सिटी में हम देखते हैं कि दे आर इनटू अ फास्ट rat race sort of a thing. Do you think that there is some correlation of the hormonal levels which we see with the life which these girls, adolescent girls and the so-called pre-marriage girls have? डेफिनेटली. जैसा आपने बोला कि बहुत फास्ट है लाइफ, तो जैसे चीज़ें हैं इतना उनके ऊपर बर्डन है हर तरीके से कि मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है फिज़िकल स्ट्रेस के साथ साथ, और उसकी वजह से जो हार्मोनल डिसबैलेंस कहना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली PCOS. What we see there is imbalance of this basic hormones like FSH and LH. Normal ratio of FSH and LH is 2:1. But in PCOS cases, what happens? The LH level rise as compared to the FSH, and LH is more and FSH is less. इसका Along क्या फॉलिकुलर clinical स्टिमुलेटिंग हार्मोन. हाँ. तो जो एग बनता है, जो फॉलिकल बनता है, वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट से डेवलप होता है, या उसकी जो साइज़ है वो बढ़ती है, और फिर फाइनली LH जो हार्मोन है वो बढ़ता है, उसको हम कहते हैं LH सर्च, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओव्यूलेशन. तो इसमें क्या होता है कि FSH कम है तो फॉलिकल बनता तो है इन PCOS केसेस, बट this follicle will not reach up to that size where the ovulation for the ovulation is required. That size is Right. not reached in PCOS cases. तो इसलिए ये साइकिल्स एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाती हैं और LH बढ़ता जाता है बॉडी में. इसके साथ साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल वो PCOS के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है. दैट इज़ अ मेल हार्मोन, इसीलिए कहते हैं एंड्रोजन एक्सेस. और इसलिए ही ये जो एक्सेस हेयर ग्रोथ है, एक्नी है, हिरस्यूटिज्म है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एंड्रोजन एक्सेस. और एक हार्मोन है जो कि PCOS में भी बढ़ता है और भी कई कारणों से बढ़ता है, और वो दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेस, एंड दैट इज़ प्रोलैक्टिन. तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी बहुत कॉमन होता जाता है, वेरी हो रहा है. यस. सो आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताएंगे प्रोलैक्टिन का क्या इम्पैक्ट है लाइफस्टाइल पे, या लाइफस्टाइल का क्या इम्पैक्ट है प्रोलैक्टिन पे, एंड व्हाट शुड वन डू टू सी दैट यू कीप इट इन बैलेंस? जैसा कि मैंने बोला कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का डायरेक्ट रिलेशन है मेंटल स्ट्रेस के साथ, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है. तो जब भी स्ट्रेस होता है किसी भी तरीके का, इमोशनल इवन फिजिकल स्ट्रेस, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारा हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस को. और जब पिट्यूटरी एक्सिस पे उसका इफेक्ट आता है तो वहाँ जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट होता है. तो इस तरीके से जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली उसको प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ा देता है. और जब प्रोलैक्टिन लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, दैट इज़ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, तो वो डायरेक्टली हमारे जो
ओव्यूलेशन है और हमारी पूरी जो यूट्रस को की और ओवरी की जो पूरी आपस का जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको डिस्टर्ब करता है, स्पेशली द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो थिन हो जाती है, वो उतना प्रॉपर बन नहीं पाती है जितना होना चाहिए, और इसीलिए हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया इज़ अ मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज़ अ काइंड ऑफ सॉइल, जमीन है जिस पे जाकर के Yes. कि वो एम्ब्रियो या बीज को लगना है, वहाँ पर Right. इम्प्लांट होना है। तो इफ इट इज़ नॉट प्रॉपर बिकॉज ऑफ द हाई प्रोलैक्टिन लेवल, द इम्प्लांटेशन विल नॉट बी प्रॉपर एंड इट विल नॉट अकर। सो यू मीन टू से कि इन महिलाओं में कॉन्सेप्शन पे थोड़ा असर हो सकता है? बिल्कुल, लाइक पीसीओएस जैसे मैंने बताया कि इसमें एनओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन प्रॉपर हो ही नहीं रहा तो उनमें इनफर्टिलिटी या कंसेप्शन में प्रॉब्लम आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और मैं मतलब जैसे ओवरऑल इंसिडेंस है पीसीओएस, एंड इन पीसीओएस इनफर्टिलिटी 70%। बट ये सब रिवर्सिबल है? बिकॉज दिस साउंड्स लाइक it's terrifying. I'm Yes. feeling like when I see the rising rate of infertility and when you're talking of all this, how do we reverse this? Is there a way of reversal? एक्चुअली रिवर्सल जिसे कहना चाहिए दैट इज जैसे हम Tough, आजकल it's not. रिवर्सल ऑफ डायबिटीज कहते हैं वैसे बिल्कुल reverse. बिल्कुल, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एज वेल एज द स्टेबिलिटी, इमोशनल, mental, everywhere. If a girl or the woman feels that she is improving her stability in all the way, by all the way, then definitely we think of reversal of PCOS. So Not number only with one- the medicines. Number That one, is the welcome to Kana Shantivanam. I think we can Yes. welcome everyone here Yes, yes. because there's so much of peace, there is so much of joy in this place, and it is very healing. I think we need we Definitely. need to expose ourselves to a place like this where you can actually stabilize your own self, inner self, rejuvenate, work on yourself. So trip during your work time or even pre-marriage is worth. So think about it. You're welcome to Kanha Shantivanam. We have beautiful programs also for youngsters, which are based on looking at their health. We have a relationship program called as Vow to Wow, which works on all these things. So क्या होता है ना, हम लोग डिग्री के पीछे भागते हैं, हमको आइदर डॉक्टर बनना होता है या इंजीनियर बनना होता है, तो या फिर आईटी में जाना होता है। एआई इज़ अ बिग फील्ड नाउ, बट करियर ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट करियर विच द यूनिवर्स वांट्स फ्रॉम अस इज़, जो हमें पेरेंट्स बाद में बोलते हैं कि अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, अभी शादी कर लो भैया। सो फाइनली वी कम टू दैट, बट आर वी रियली सीरियसली लुकिंग एट दैट एज what we need to be permanently there, right? हम तो जॉब चेंज करते हैं आजकल, it's a common trend Yes, कि very we common jump trend. jobs, but the most important fact is that we need to stabilize ourselves in a family and make that family so stable that the progeny which comes, the children, जो बच्चे बाद में आते हैं, they are going to represent us in this world. So are we looking at the world, are we thinking future that ये जो मैंने करियर बना लिया उसके साथ साथ मुझे इसकी भी जानकारी खुद के हेल्थ की, खुद के बारे में करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वेयर आवर हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स टू हेल्प यू वॉक द जर्नी इन टू पेरेंटहुड, इन टू गेटिंग मैरिड ऑल्सो. सो कमिंग टू द नेक्स्ट, यू सेड अबाउट pregnancy and it can become, can lead to one of the causes of infertility. So do you think that there is any risk for the children in such cases? Yes, definitely. Risk during pregnancy is very high. PCOS के केसेस में यदि हम अर्ली प्रेगनेंसी से देखें तो चांसेस ऑफ एबॉर्शंस आर वेरी हाई. देन जैसे मैंने बताया कि द फॉर्मेशन ऑफ एग इज़ नॉट प्रॉपर, तो इन केसेस में देर आर हायर चांसेस ऑफ एन्यूप्लॉइडीज. ये क्या होता है? Chromosomal anomalies. Yes, that is very common in PCOS patients. Then followed by, if we see, these patients are at risk of developing the hypertension, gestational diabetes during pregnancy, and because of that, जो pre-eclampsia बोलते हैं, yes, pre-eclamptic toxemia, Yes. PET, Yes. and gestational diabetes is very common.
And because of all this, the preterm deliveries are very, very common. IUGR, intrauterine growth retardation, and because of all this, the fetus and the newborn and the neonate suffers a lot in सो these cases. अंडरस्टैंडिंग दैट ये जो गर्भ होता है, वूम हम जिसको बोलते जी। हैं, एक फर्टाइल सॉइल है जिसमें हम बीज बोते हैं एंड दैट बीज बिकम्स अ बेबी एंड अ ह्यूमन बीइंग लेटर ऑन. If we don't take care of this soil, if we don't take care of the nature, which is not only the womb but the woman and the family around, then we will not be able to give the world a better baby, right? Yes. And as a developmental therapist, which I'm seeing a lot of kids with IUGR coming to me. So though ये बच्चे हमको लगता है कि सिर्फ उनका थोड़ा सा ग्रोथ रिटार्डेशन है, आगे जाके इन बच्चों में हैंडराइटिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं. They can't have, they don't want to sit with their other children, they become a little bit hyperactive. So though they may वॉकिंग का बहुत हमारे समाज में महत्व है कि मेरा बच्चा चलना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे ने आगे जाके क्या करना चाहिए, that is what we need to look at, and that's where all this comes. Womb health completely affects the emotional and mental health of your baby, and that's where we want to tell you as professionals कि become aware of what you need to do for yourself as a woman, as a girl growing into a woman. So coming to the next stage, that if it still persists, Yes. I agree, like even my daughter was diagnosed as PCOS in her pre-marriage days, but coming to the solutions, let's Yes. talk about the solutions first. So what are the solutions? I think the gynecologist very clearly told me that you put her into a good physical, Yes. mental, emotional gym, and that's what we did. She literally worked on herself for 3 years and she was out of it. Great. So would you like to throw light on how can we deal with PCOS? Yes, the first and foremost is lifestyle changes. That is most important. और जैसा आपने बोला, लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं. एक तो फिजिकल जो एक्सरसाइज है, मेन होता क्या है कि व्हेनेवर वी टेल अ पेशेंट और अ गर्ल कि यू डू रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, तो इन द स्टार्टिंग तो वो बहुत अच्छे से करते हैं, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट. एंड आई ऑलवेज टेल द पेशेंट दैट एट अ स्ट्रेच, नॉट लाइक हम तो घर के सारे काम करते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन. Yes. जो भी फीमेल्स होती हैं जो हम घर के काम करते हैं, उससे नहीं होता है. आपको एट अ स्ट्रेच एंड कंसिस्टेंटली आपको ये करना ही है, फिजिकल एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद दैट डाइटरी मॉडिफिकेशन. And what I suggest to all the PCOS patients, try to avoid 4 white things: maida, sugar, rice, and potato. These 4 things, if you avoid, Rice, that will. maida, sugar, potato. Potato. What about salt? No, actually, salt को पूरा avoid करना तो it's not a Not good thing. advisable. Yeah. But excess salt, like जैसे salad पे salt ले लिया या अलग से salt, that That you should be. must So avoid. white should be avoided. Yes. So it is very, very helpful. And definitely ऐसा कहते हैं कि यदि हमने 3 days in a week प्रॉपर एक्सरसाइज कर ली और डाइटरी मॉडिफिकेशन प्रॉपर कर लिया, और जो आपका वेट है उसका 20% भी आपने वेट लॉस कर लिया, तो एटलीस्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलराइज हो जाती है. वाओ. So it is all in our definitely hands. the BMD, the BMI, sorry, जो इनका है वो बहुत हाई होता है. और सेकेंडली द मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब्ड इन दीज केसेस. तो उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स. जैसे किसी का वज़न जो है वो आधे घंटे के एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत डाइटरी मॉडिफिकेशन में ही कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है. लेकिन फॉर PCOS पेशेंट्स उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत डिस्टर्ब है. तो उनके लिए कुछ थोड़ा टफ है, पर जो बात यह है कि कंसिस्टेंटली यदि वो करें, I think consistently खुश रह के. Yes. So what you do with full of joy has a immediate Impact. effect. Yes. अगर आप ड्रजरी करके कि हे राम, वो गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला है तो मुझे करना है, ये वर्क नहीं होता है. इट इज बिकॉज आई लव माई बॉडी and I want to take care of it. That is, I think, the
reason where you really do well. And do you think that practices like heartfulness, what we offer, have a good effect on PCOS, and how can it affect? I want to do a study with heartfulness practices on the on this category of population. So do you think that these practices will help a woman Definitely. or a girl to Yes, undergo? definitely. How? Mental stress is the most important factor for the polycystic or any hormonal imbalance. Yes. It's not only polycystic. और जो हम हार्टफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उससे हम एटलीस्ट अपने आप को एक मेंटल पीस एटलीस्ट हम फील करते हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये करने से हम अपनी पूरी बॉडी को और अपने पूरी वर्क पैटर्न को भी एक स्मूथ वे में कर पाते हैं, एक रेगुलराइज्ड वे में कर पाते हैं। और इन सब का इफ़ेक्ट हार्मोन्स पे डेफिनेटली आता ही है, जो हम जानते हैं। स्पेशली जो मैंने बोला कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, HPA एक्सेस जो बोलते उस हैं। पे। एंड बहुत एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी जो सिनेरियो है स्पेशली यंग गर्ल्स का, उनका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का है कि वो रात में ज़्यादा जगना और दिन में बहुत लेट तक उनको सोते रहना, तो सर्केडियन रिदम पूरी डिस्टर्ब है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब ये है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, लेकिन अगेन वी वांट टू रीइटरेट ऑन इट. स्लीप हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ. कैन यू प्लीज टॉक ऑन इट? यस, तो जो हमारा प्रॉपर स्लीप है जब तक, और वो प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर टाइम का भी इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो ये यदि हम प्रॉपरली लेते हैं तो सारे जो हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे करके रेगुलराइज होने लगते हैं। और इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगी कि बहुत बड़ा हमारा जो हार्टफुलनेस प्रैक्टिस है उसका रोल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे अपने भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये जब रेगुलर किया, स्पेशली क्लीनिंग, उसके बाद उनको स्लीप में जो प्रॉब्लम थी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो थे वो बहुत कम हुए। और स्लीप डिस्टर्बेंस यदि कम होंगे, स्लीप प्रॉपर होएगी, तो धीरे धीरे करके आपके सारे हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलराइज होंगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी ही जो एक्चुअली होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना सर्केडियन रिदम, वो प्रॉपर आपकी जब मेंटेन होगी, तभी जाकर के आपका हर हार्मोन, हर बॉडी का हर सेल जो है वो नॉर्मल होगा, एंड देन ओनली यू विल गेट द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। सो ये जो रिदम बोल रहे हैं डॉक्टर जी, वो सर्केडियन रिदम, ये सर्कल वाला रिदम नहीं, इट इज़ अ बायोलॉजिकल रिदम. बायोलॉजिकल यानी क्या? हमारे जो खुद की बायोलॉजी है, हमारी फिजियोलॉजी है, जो हमारे हार्मोन्स है, हमारे सब ऑर्गन्स हैं, उनका एक रिदम होता है. योर हार्ट हैज़ अ रिदम. अगर हार्ट का एक भी हार्ट बीट चूक जाता है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागना पड़ता है. आपको अगर स्टमक का कुछ रिदम डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है. सो एवरी ऑर्गन हैज़ इट्स रिदम, योर बॉडी हैज़ इट्स रिदम. एंड वेयर डज दिस रिदम कम फ्रॉम? हमारा जो अलाइनमेंट है नेचर के साथ, जो नेचर फॉलो करता है, सन राइजेस सेट्स, the plants also follow the similar rhythm, the animal kingdom also follows the similar rhythm, but we as humans don't follow that rhythm, and we want to work throughout the night stating that हमें काम बहुत ज़्यादा है, हमें नींद नहीं आती है, हमें रात को काम करना अच्छा लगता है क्योंकि फोकस, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं मोबाइल्स के दिन में, तो रात के समय वो होते नहीं है, सो वी लाइक टू वर्क इन द नाइट. तो दिस डिस्टर्ब्स योर percentage of what your body needs. What happens during sleep is your hormonal regulation happens during sleep. Even Rejuvenation also happens during sleep. So if you want to stay young, look beautiful, sleep well. And of Right. course, heartfulness practices meditation, relaxation, and cleaning, as she very deeply mentioned. So we have chakras in our heart region, and we also have 3 chakras which are called as the lower chakras, which is the Manipuri chakra, the Mooladhara, and the Swadhisthana chakra. All the female problems which arise are supposed to be because of the energies blocked in these 3 chakras. So in heartfulness, when we start with the practice, we start in the region of the heart, and there also we have the different chakras with different elements.
And once we start working on each element is associated with one sort of anger, maybe how your emotional triggers come and where you feel. Suppose you feel angry, it doesn't come here, you feel angry here. अगर आपको सैडनेस महसूस होता है तो महसूस हार्ट में होता है. तो ये जो महसूस होना है जी. ये ईच चक्र के साथ एसोसिएटेड है. टू नो मोर विल गो टू अनदर सेशन, बट today we are talking of PCOS, and when the question of biological rhythm came, I felt I needed to mention this कि heartfulness practices have a deep impact on your health, on your hormonal health. So please, if you want to touch base, and we are all over the world, so if you want to touch base with us, you can either write to us, you can look at your mobile, download the Heartfulness app and say, I want to get in touch with a trainer, and of course you'll get in touch with a trainer very soon. So going to the next stage, if it persists even into womanhood, what are the impacts it has on her lifestyle as a woman? And when it reaches the menopausal stage, अगर ये persistent रहता है तो woman as a mother, and later on how does it impact her? जैसा कि मैंने बोला कि PCOS हर एज ग्रुप को इम्पैक्ट करता है, तो सिमिलरली फॉर द पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल एज ग्रुप. पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में यूजुअली वैसे भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इन PCOS पेशेंट्स ये और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनओवुलेशन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया इंक्रीजेस. तो होता यह है कि जब एमेनोरिया या रेगुलर मेंसेस नहीं आते हैं तो एंडोमेट्रियम या यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जो है वो थिक होती जाती है. दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. एंड यही हाइपरप्लेजिया है जो कि बेनाइन से मेलिग्नेंट हो जाता है इन PCOS पेशेंट्स. नॉर्मली इट इज़ बेनाइन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. means benign means it is not It's not cancerous. Yes, it's not cancerous. But in PCOS patient यही benign endometrial hyperplasia malignancy में convert हो जाता है. And इसीलिए in these cases PCOS में there are higher chances of endometrial malignancy as compared to the normal population. Apart from that, जैसे मैंने आपको बताया कि in common terms risk of cancer in the uterus is higher in women who have PCOS and which continues. अगर हम उसको ध्यान नहीं दें तो इसका प्रॉब्लम बढ़ सकता है. तो जो मैंने सबसे पहले बताया कि इट शुड बी कंसिस्टेंट. यस. सो इन ऑल एज ग्रुप आपको ध्यान रखना ही है अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का. वैसे तो हर को रखना है, बट इन PCOS ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमारा बॉडी और ब्रेन का एक प्रिंसिपल है जो हम फॉलो नहीं करते हैं, वो है यूज़ और लूज़. अगर हम उसको यूज़ नहीं करते तो हम उसको लूज़ करते हैं. भले वो ब्रेन हो, इफ़ वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मोबाइल एंड वी डोंट यूज़ आवर इंटेलिजेंस, we lose the neurons have a connection with each other, and this connection completely depends on our engagement with people, with the society, with our own selves, how joyful we are, right? So neural plasticity ये जो शब्द है, it is not only during childhood. I work with children, so I know importance of neural plasticity is very much in children, but even in adults it continues. And जो हिस्सा हम हमारे शरीर का यूज़ नहीं करते वो हम लूज़ करते हैं. और वो यूज़ कैसे करना है उसके भी तरीके हैं. उसको कंसिस्टेंसी, रेपिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो कि हम मंडे को उठे चलो, या न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया, पहले हफ्ते चले गए और फिर नेक्स्ट हफ्ते में कहा नहीं यार आज नहीं जाना है, and then you don't go for a month, it doesn't work that way. Not at all. Not at all. Even diet does not work that way कि आप एक हफ्ते में की और फिर you say थोड़ा सा मैं दोस्तों के साथ चली जाऊँ और we have something outside. It doesn't work that way. So discipline is something Yes. Do you want to coin it down to that one word, discipline? Yes. Which is very difficult nowadays. What can you suggest? indisciplined life से हम disciplined कैसे हो सकते हैं? Discipline अपने आप में जैसे एक बड़ा अच्छा वो है कि अपने आप को पहले आप वो करो, फिर दूसरे को चेंज करो, जैसे कहते हैं ना. तो वो है कि डिसिप्लिन आपको अंदर से आना चाहिए. आप किसी के बोलने या किसी के कहने से, या किसी को आपके जैसे आप बचपन में टीचर्स के कहने से करते थे, या बड़े होकर के भी आप किसी और के कहने से करते हैं, वो मुझे लगता है वो उतना
आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे आप फिजिकल मेंटल हेल्थ पे उतना इम्पैक्ट नहीं डालता जब तक कि आप अंदर से जिसे कहना इंटरेस्ट चाहिए लेके इंटरनली सो आप रिवेट दाजी रिसेंटली सेड ना हम्म, एक बच्चे को आइसक्रीम अगर दे ही लव्स आइसक्रीम राइट यस he doesn't have to be told eat ice cream. That self interest which comes when you get interested in something is what generates the whole or triggers the whole process. So it is not external discipline, it is self motivation. तो हिंदी में बड़ा अच्छा है, निज पर शासन फिर अनुशासन. That is a very good one. यस And recently, I was watching one of the neurological videos of how the brain works. We always feel कि brain को एक motivation की ज़रूरत जरूरत है. है. So it is always the reverse way around. If you do something, your brain gets motivated. आपकी जो dopamine drive है, वो dopamine drive बिल्कुल. इससे आपके मोबाइल से चालू होती है. And we have to look at how we can work on those drives and balance those drives. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सम चीज़ें जैसे मोबाइल पे स्क्रॉल करना क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी डोपामाइन हमारा सेक्रेट हो जाता है और बोलता है कि चलो करते रहो अच्छा लगता है. सो दैट अच्छा लगना कैन कम फ्रॉम अ वॉक, इट कैन कम फ्रॉम अ रन विच विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी. दिस इज वेयर the youngsters or the generation has to think what is it that we have in store for ourselves that we can do. It is weight बढ़ा के फिर कम करना is very difficult. We all know it that to even lose that 500 grams is so difficult. And But to- especially for these where there is metabolic disturbances, it is a metabolic disorder. what do you mean by PCOS. a metabolic disorder? Metabolism, you know that the overall the what we consume and what the body mechanism will do for that is actually metabolism. यानी What हम जो energy you अंदर get. लेते हाँ, हैं हाँ, और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती नहीं है कर राइट. पाती. हाँ, और उसके अंदर जो उससे जो कुछ मतलब प्रोसेसेस release होते हैं हम्म, वो कभी रिजेक्ट करते हैं या अपना अपने को लेते हैं. एक्सेप्ट करते हैं. सो अगर अपना नहीं करते तो फैट के जैसे जम. दैट्स व्हाट यू वांट टू से कि इट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी समवेयर. Because this metabolic concept we as physicians and as healthcare professionals understand, but it has become coined as we don't understand what is metabolism. So कई लोगों की मेटाबॉलिज्म हाई होती है तो वो थिन होते हैं, कई लोगों की मेटाबॉलिज्म स्लो होती है तो थोड़े मोटे होते हैं. बिल्कुल. So it is the rate at which your body actually works. It's a very nice process which the body has, that I utilize what is there, keep something for me and throw up the rest. लेकिन जब भी मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होता है तो वो जमा हो जाता है अपने अंदर और आपके रेट ऑफ disposing the things becomes slow, right? This is what I would yes, say. Definitely. So if you want to increase the rate, you have to look at the lifestyle. So if you want to put few coin words या in some pills, जैसे हम pills देते हैं या medicines देते हैं, what would be the pills for PCOS? What you would give? जैसे मैंने बोला कि सारी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है और स्टार्टिंग फ्रॉम द वूम्ब. तो जो PCOS का जेनेटिक ओरिजिन है और इसीलिए हमको यदि PCOS को कंट्रोल करना है तो हर एज ग्रुप की महिला को इस पे काम करना होगा. स्पेशली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलॉन्ग विद दैट अभी का जो एनवायरनमेंट है दैट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑल दी हार्मोन्स और उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड वन ऑफ दैम इज़ PCOS. तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या जो एनवायरमेंटल डिसरप्टिंग केमिकल्स हैं उनको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं वो भी हमें देखना है. और साथ ही साथ इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स as definitely it is very important for PCOS also. So pollution, as I look at external pollution, which we are looking at, chemical pollution, Delhi जाओ, बॉम्बे जाओ, कहीं पे भी जाओ. इवन जो environmental pollution है उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. I always mention this that plastic, pesticides, these 2-3 things are very very important, स्पेशली फॉर द हार्मोनल इम्बेलेंस. बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट है हार्मोनल इम्बेलेंस. So I was very shocked to read in a book which is called It's All About the Egg by Rebecca Fitt that plastics
Even Yes. the nail polishes what we use, the hair colors what we use. घर में जो कुछ हम, I was like, oh God, microwave नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आजू बाजू की सब चीज़ें मुझे ऐसे, they were looking like little devils around me. But yes, I think we are staying in the world which is very artificial. And going from that artificiality to naturality, I find that in Kana Shantivanam. I find the most beautiful environment here, which is natural and conducive to womanhood, to girls, and it is conducive to the humanity in future. I wish we have many more Kana Shantivanams around, बिल्कुल. not only in Hyderabad, but we Apart from should. that, our this organic products, horticulture, They are that very is good also, products. You have yes. started using them, and you have also Yes, started, yes. so I think we have a beautiful array of a lot of things. Lifestyle management system. So Heartfulness, I can say, is a lifestyle management system. It works at all levels. Inner, outer. So for the inner, we have our meditative practices. For the outer, as she said, we have lot of good things. We have the horticulture, we have hydroponics, and lot of things to explore. So I think, do you think we need to discuss any more things before we go ahead, or we feel that this is done? एक्चुअली बस एक बात बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ बताना, कि जो ओवरऑल ये समझ है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी मतलब ओबेसिटी, बट दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन लीन एंड थिन फीमेल्स. एंड यदि हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर अस एज अ गायनेकोलॉजिस्ट it is easier to treat the obese PCOS than lean and thin PCOS. Why do you say that? Actually, जो lean and thin PCOS होते हैं उनमें जैसे जो obese PCOS हैं उनमें तो जो फैट है, फैट में जैसे एस्ट्रोजन लेवल फैट का जो की वजह से होता है इम्पैक्ट, तो वो हमको रीज़न बिहाइंड दैट पता है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. बट इन लीन एंड थिन जो हार्मोनल इम्बेलेंस है और डिस्टर्बेंस है वो ओबीस पेशेंट से भी ज़्यादा है, स्पेशली द एलएच लेवल, और उसको कंट्रोल करना मच मोर डिफ़िकल्ट देन ओबीस पेशेंट. तो जो अराउंड 20% ऑफ ओवरऑल PCOS इज़ लीन एंड थिन, 80% इज़ ओबीस बट 20% इज़ लीन एंड थिन. And you say those are the difficult ones. यस. और ये है कि जो PCOS है, मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और इसी तरीके से इन मेनोपॉजल एज ग्रुप भी ये इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है. एंड PCOS इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर दैट. अभी जो So it is one of the India is the hub. silent. Yeah. It's one of the silent ones, right? Yes. Silent. इंडिया इज़ अ हब फॉर दिस ना, डायबिटीज़. Yeah. डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में हैं. Hmm. तो जो फीमेल्स में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, हार्ट डिजीजेस, जबकि हार्ट डिजीज फीमेल्स में एज कम्पेयर टू द मेल्स कम नहीं होती है. होती है because of होती the hormones. Yes, But now because of the estrogen is a protective hormone. But in PCOS, it is on a rising trend. तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि earliest diagnosis and the prevention is more important in PCOS rather than giving the treatment. बिकॉज ट्रीटमेंट पार्ट तो बहुत सारा है. हार्मोनल जो हम पिल्स देते हैं, दी एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन पिल्स, और भी कई सारे ट्रीटमेंट है. इवन वी गिव द मेटफॉर्मिन, इट इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द PCOS, जो कि हम डायबिटीज़ में देते हैं. तो वो बाद में आता है. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट फॉर द PCOS in all age group is the lifestyle modification. So when you're talking of hormones, this just triggered my thought process. What are the hormones a woman should be looking at? What should she be aware? Most important hormone in a female is estrogen and Estrogen. progesterone also. And the other hormones which are very important by the hypothalamic pituitary axis are the FSH and LH. So these are four, they are interlinked. The FSH, LH, estrogen and progesterone. So the proper ratio and the proper balance of these hormones are very important for the female throughout the life, starting from the menarche to menopause. That is such a long journey. Yes. And my dear friends, my dear sisters, I think it's time we look at ourselves and learn to say
we are the strong ones internally and externally. Being happy is so important. I think spreading that happiness amongst ourselves and not keeping the cobwebs inside. आज बसंत पंचमी है और इस दिन जैसे हम पीला कलर जैसे आपने डाला है, बहुत सुंदर कलर डाला है. So that yellow is radiance. It symbolizes radiance. So being radiant inside by practicing meditation, by just giving yourself some time ऑफ पीस कि नहीं मुझे ये टाइम, हाँ हम हमेशा कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप खुद को एक बाजू में बैठो, थोड़ी देर आंखें बंद करो और अंदर झांको, महसूस होगा कि यू आर मच डिफरेंट आफ्टर दैट. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड फील द जॉय. महसूस करो वो जॉय क्या होता है. एंड डू कनेक्ट विथ अस इफ़ यू फील दैट यू नीड हेल्प. She's there. We have a lot of other doctors who are here to help you. We have very good programs to support you, your lifestyle, and to walk with you. आपके साथ चलना हम बहुत हमारा सौभाग्य समझेंगे और आपको मदद करने के लिए हम हमेशा मौजूद है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. एंड नेक्स्ट टाइम आप भी हमें लिखिए आपको कौन से विषयों पर ये चर्चा सत्र जारी रखना है. And I'm really thankful, Dr. Rajshri, for your time and effort. We look forward to you having again when you come and visit Kanha next time. Thank you so much. Thank you Namaste. very much. Namaste. Thank you for tuning into this episode of KanaCast. Do subscribe to KanaCast on YouTube, Instagram, and Spotify. Until the next episode, from the entire KanaCast team, namaste and goodbye.